नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था के बारे में। तो कल हमने जो पढ़ा है एक बार हमें रिवीजन कर लेना चाहिए ताकि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यदि एक बार रिवीजन मैं करवा देता हूँ तो आपके माइंड में पूरा चीज़ सेट हो जाएगा कि हाँ इसके आगे की कहानी क्या है दरअसल। ठीक है, तो एक बार हम रिवीजन करना चाहेंगे। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। मेरा एक दोस्त कश्यप जी हैं, कश्यप जी डेली कमेंट करते हैं और वो अपनी बातें ज़रूर प्रकट करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपनी बातें जो डेली प्रकट करते हैं, मैं उनसे काफ़ी बेहद खुश हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अपना कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आप लोगों से दबाव नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि कमेंट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब किसी और बात की चर्चा ना करते हुए, जैसे कि कल हमने पढ़ा था बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो बाल विकास की अवस्थाएं मैंने आपको बताया था कि आप सभी लोग इस डेटा को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बल्कि याद ही नहीं, बल्कि एक दो बार यदि लिखने का प्रयास करेंगे तब आपको याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ें हैं, इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लीजिएगा। कल मैंने आपको रॉस जी के बारे में बताया था। तो शैशवावस्था में रॉस जी ने क्या बताया है इसके बारे में आपको देख लेना है। बाल्यावस्था में आपको देख लेना है एक बार। किशोरावस्था के बारे में आपको देख लेना है फिर से। प्रौढ़ावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि 18 वर्ष से पश्चात तक। फिर आपको हॉरलॉक जी के बारे में देख लेना चाहिए। हॉरलॉक जी ने 1990 में अपनी बातें कही थी। गर्भकालीन अवस्था, फिर इन्होंने शैशवावस्था के बारे में बताया। बचपनावस्था के 3 अवस्था, बचपनावस्था के बारे में बताया था। फिर बाल्यावस्था के बारे में इन्होंने 2 अवस्थाएं बताए, एक पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। फिर इन्होंने किशोरावस्था के बारे में 2 चीज़ें बताया था, एक पूर्व किशोरावस्था, दूसरा किशोरावस्था के बारे में इन्होंने बताया था। फिर प्रौढ़ावस्था के बारे में बताया। फिर कौल जी आए, कौल जी ने भी अपनी राय प्रकट की है। इन राय को आपको एक बार देखना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा आप एक कॉपी में ही एक ही जगह तीनों दार्शनिक या तीनों साइकोलॉजिस्टों को अपने साथ अपने कॉपी में मेंशन करिए और इन सभी का एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, तब आपका पूरा क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको प्रौढ़ावस्था के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको उत्तर प्रौढ़ावस्था के बारे में बताया था, प्रारंभिक, फिर गर्भकालीन, बीजावस्था क्या होती है, भ्रूणावस्था क्या होती है। इन सब सारी चीज़ों को मैंने आपसे चर्चा किया था। शैशवावस्था के बारे में बताया था, बचपनावस्था के बारे में बताया था। फिर बाल्यावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको क्या ध्यान देने वाली बात है। इसमें बालक क्या होता है, बालक मंत्री यानी मित्र मंडल में रहना पसंद करता है, यानी कि मित्र मंडल में रहना पसंद करता है। फिर मैंने आपको बताया था कि वयः संधि, यानी कि वयः संधि क्या होती है, पूर्व किशोरावस्था क्या होती है, पवर्टी क्या होती है, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। और साथ ही साथ इसमें मैंने आपको एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात मैंने बताया था कि ओवरलैपिंग पीरियड भी कहा जाता है। कौन किसे कहा जाता है, वयः संधि को या पूर्व किशोरावस्था को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था, किशोरावस्था को स्वर्ण आयु, स्वर्ण आयु यानी कि गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किशोरावस्था को। प्रौढ़ावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वस्थ समायोजन करने का प्रयास करने लगता है। और फिर मैंने आपको बताया था कि मध्यावस्था, मध्यावस्था या उत्तर प्रौढ़ावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति कामना करता है कि मैं सुखमय जीवन जी सकूं और सम्मानजनक जीवन जीने की वह कामना करता है। फिर वृद्धावस्था के बारे में मैंने आपको बताया था कि वृद्धावस्था वो अवस्था होती है जिसमें याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, शारीरिक रूप से व मानसिक रूप से क्षमताओं में कमी होने लगती है। आज जो हमें पढ़ना है, आप जैसे कि जानते हैं हमारे बारे में, मैं आपका दोस्त प्रवीण राज सर। जो लोग भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, आप लोग अपनी ज़रूर राय प्रकट किया करें और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है और लाइक तो करना ही है। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं किसी और बात की अब चर्चा ना करते हुए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है, शैशवावस्था के बारे में, यानी कि इन्फेंसी के बारे में। शैशवावस्था जो है विकास क्रम की एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। शैशवावस्था है जो है वो विकास क्रम की एक महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में शिशु जन्म के बाद
शिशु यह अवस्था शिशु के जन्म के बाद प्रारंभ हो जाती है। कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। और इस अवस्था के समय निर्धारण के संबंध में विद्वानों में अलग अलग मतभेद है, जिसमें कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी राय प्रकट की है। कुछ लोगों ने कहा है कि मैं मानता हूँ शैशवावस्था के बारे में जन्म से लेकर सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ताह तक। मैंने आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में यानी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बता दिया कौन से विद्वान ऐसा मानते हैं। बाकी कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि जन्म के से लेकर 3 वर्ष या 5 वर्ष तक मैं शैशवावस्था का काल मानता हूँ। अब उसके बाद आइए जानते हैं इसके आगे की कहानी। इसके आगे अब जैसे हार्लॉक जी आते हैं। पहले जो विद्वान है हार्लॉक जी, इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि जो शैशवावस्था है जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। कब से लेकर? जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपना अवस्था प्रारंभ हो जाती है, जो कि 2 वर्ष तक यह चलती है। ये मानते हैं। हार्लॉक जी कहते हैं कि मेरा मानना है, मैं मानता हूँ कि जन्म अवस्था जो शैशवावस्था होती है जन्म से 2 सप्ताह तक मानता हूँ और उसके बाद बचपना अवस्था प्रारंभ हो जाती है। बचपना अवस्था प्रारंभ हो जाती है जो कि 2 वर्ष तक चलती है, बस 2 वर्षों तक केवल चलती है। फिर आते हैं कुप्पुस्वामी। इनके नेम आपको पहली बार पता चल रहा होगा। अभी तक मैंने 2 साल में मैंने पढ़ाया, लेकिन इनके बारे में आप सभी लोगों को नहीं पढ़ाया था जो पुराने बच्चे हैं। लेकिन आज मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि कुप्पुस्वामी, इनको आपको ध्यान रखना है। एक तरह से मैंने आपसे क्या बताया, मैं आपको पूरा अपडेटेड सिलेबस से आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बिल्कुल कहीं नहीं जाना है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है आप इस पर बिलीव करिए और आप समझिए कि आपका पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। कुप्पुस्वामी जी कहते हैं कि शैशवावस्था मेरे अनुसार जन्म से लेकर 3 वर्ष तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक कौन मानता है, जन्म से लेकर 3 सप्ताह तक शैशवावस्था कौन मानता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्प को सुझाइए। ठीक है। हार्लॉक जी भी दे सकते हैं ऑप्शन में और कुप्पुस्वामी के भी बारे में दे सकते हैं। तो आपको आंसर बताना है, ए और बी सही हो सकता है, केवल ए सही हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। ऐसे क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जाता है। आप जानते हैं कि सीटेट जो है भारत की सबसे अच्छी परीक्षा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद अब आइए जानते हैं कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी के बारे में आइए हम जानते हैं कि शैशवावस्था की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं और सभी जो अवस्थाएं ये अवस्थाओं में से भिन्न होती हैं कैसे। ठीक है। और अवस्थाओं से जो अन्य अवस्थाएं हैं उनसे भिन्न कैसे होती है यह अवस्था, कौन सी? शैशवावस्था। शैशवावस्था में पहली विशेषता कहा जा रहा अपरिपक्वता की बात की जा रही है, यानी कि इमेच्योरिटी की बात की जा रही है, अपरिपक्वता की बात की जा रही है। इसमें कहा जाता है कि शिशु ना तो शारीरिक रूप से परिपक्व होता है, ना ही वह मानसिक रूप से परिपक्व होता है। ना ही वह शारीरिक रूप से परिपक्व होता है और ना ही वह मानसिक रूप से परिपक्व होता है। किसमें कहा जा रहा है? यह अपरिपक्वता यानी कि शैशवावस्था की विशेषताएं, पहली विशेषता में यह कहा जा रहा है। दूसरी चीजें, इसमें क्या होता है, बालक ऐसा योग्य भी नहीं होता है कि वह अपना कार्य स्वयं कर सके, अपना कुछ कार्य स्वयं कर सके, इतना भी योग्य नहीं होता है। आप कल्पना कीजिए कि 2 से 3 साल का बच्चा या 2 सप्ताह का बच्चा क्या कर पाएगा। आप सोचिए एक बार कि क्या बच्चा ऐसा कुछ कर सकता है कि नहीं। वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर पहली विशेषता कही जाती है कि
शैशव अवस्था में बच्चा जो होता है अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व होता है। दूसरी चीज़ें हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिहीन होने के कारण उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह जन्म के बाद शीघ्रता से अपने नए वातावरण के साथ समायोजन कर ले। अब जन्म से लेकर यानी कि कहा जा रहा है कि जन्म के बाद वह शीघ्रता से अपने नए वातावरण के साथ समायोजन कर ले, उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं होती है दोस्तों, उसके अंदर इतनी भी शक्ति नहीं होती है, इसलिए इसे अपरिपक्वता की भी अवस्था कहा जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अपरिपक्वता की अवस्था किसे कहा जा सकता है, शैशवावस्था को कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसमें ना तो शिशु शारीरिक रूप से दक्ष होता है और ना ही वह मानसिक रूप से दक्ष होता है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद पराश्रिता, दूसरी चीज़ें आती हैं कि शैशवावस्था में बालक कैसा होता है, पारश्रिता रहता है, पारश्रितता रहता है, जैसे डिपेंडेंसी की बात की जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर बालक कैसे रहता है, डिपेंडेंसी यानी कि उसके अंदर निर्भरता रहती है। अगर आप चाहो तो इसको निर्भरता शब्द दे दो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा पराश्रितता तो आप निर्भरता शब्द दे सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपरिपक्वता होने के कारण शिशु में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, असमर्थ रहता है, किसमें रहता है, शैशवावस्था में। दूसरी विशेषता क्या हो गई, पराश्रिता। यहाँ पर बालक कैसा रहता है, डिपेंडेबल रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। अतः जन्म के बाद वह अपने पालन पोषण देखभाल के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, दूसरों पर आश्रित रहता है। दूसरों पर किस पर आश्रित रहता है, वह माँ के ऊपर आश्रित रहता है। किसके ऊपर आश्रित रहता है, माँ पर आश्रित रहता है, क्योंकि उसके जन्म के बाद उसे जीवित रहने के लिए माँ के दूध की ही आवश्यकता पड़ती है, और इसलिए शैशवावस्था को पराश्रिता की भी अवस्था कहा जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, अपरिपक्वता की अवस्था भी किसे कहा जा सकता है, शैशवावस्था को ही कहा जा सकता है, और पराश्रितता की भी अवस्था कहा जा सकता है, किसे कहा जा सकता है, शैशवावस्था को। तो दोनों विशेषताएं आपको ध्यान रखना है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों को क्लियर ना हुआ हो ज़रूर कमेंट करके बताया करें कि सर हाँ मुझे क्लियर नहीं हो पाया, और जिसे क्लियर हो जाया करे कम से कम एक बार अपनी राय जरूर व्यक्त कर दिया करें, हाँ सर मुझे सारे कुछ समझ में आ रहा है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया दिया करें, इससे क्या होगा मुझे भी पता चल पाएगा, क्योंकि हम आप अदृश्य हैं। अदृश्य का मतलब ये हुआ कि मैं आपको नहीं जानता हूं कि कौन से व्यक्ति या कौन से लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कर दिया करें, यस या नो करके, फिर भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता कौन सी है, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था में शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। कैसे, जैसे भूख लगने पर रोता है और प्यार करने पर वह क्या करता है, हंसता है। जब भूख लगने पर वह रोता है और साथ ही साथ जब प्यार करने पर वह हंसता है। दूसरी चीज़ें इसमें एक चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रिय वस्तु छीन लेता है तो कोई वह रोने का भी प्रयास करता है, यानी कि रोने भी लगता है। जब कोई उसका प्रिय वस्तु, कोई भी वस्तु वह लिया हुआ है खिलौने के तौर पर, और उस वस्तु को यदि कोई छीनने का प्रयास करता है तो वह रोने लगता है। अगर मैं आपको बात करूं, आप कल्पना कीजिए कि मोबाइल आप देकर देखिए बच्चों को, शैशवावस्था के बच्चे को, तो वह मोबाइल लेने पर यदि आप छीनते हो तो मोबाइल को और क्या करता है, रोने लगता है मोबाइल के लिए।
ठीक है, आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल को रख सकते हो क्योंकि इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है अभी इस समय। ठीक है, उसके बाद माँ को देखकर दूसरी विशेषताएं होती है कि वह माँ को देखकर यहाँ पर प्रसन्न होता है। ठीक है, ये उसकी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या है कि वह भूख लगने पर रोता है, प्यार करने पर हंसता है, और उसकी प्रिय वस्तु को यदि छीनता है तो वह रोने लगता है, और माँ को देखकर वह प्रसन्न भी होता है। दूसरी चीजें, इस आयु में शिशु में तर्क व चिंतन की कमी होती है। आप इसको बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं कि इसमें बालक कैसे तर्क कर सकता है, कैसे वह अपनी बातों को तर्क में बदल सकता है, कैसे वह चिंतन कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। यह उसकी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है कि इस अवस्था में बालक कभी भी, इस बात को आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या शैशवावस्था में बालक या शिशु जो है तर्क कर सकता है या नहीं, तो बोल दीजिए नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि वह चिंतन भी नहीं कर सकता। जब तर्क नहीं कर सकता तो वह चिंतन भी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह उसकी मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार है। शायद आपको अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट बातें आती हैं, वह इसमें क्या होता है शैशवावस्था में बालक के अंदर। हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी खास बात ये दिखाई देती है कि वह संवेदनशीलता उसके अंदर दिखाई देती है। इसलिए उसे कहा जाता है, वह बालक जो होता है बड़ा ही संवेगी होता है, बड़ा ही संवेगी होता है। किसमें? शैशवावस्था में। किंतु संवेग जो उसके अंदर होते हैं, जो उसके अंदर संवेग होते हैं, संवेग जो उसके अंदर होते हैं बहुत ही क्षणिक होते हैं, बहुत ही कम समय के लिए होता है, फिर उसके बाद वह फिर परिवर्तन हो जाती है। अब कम समय के लिए कि क्या बात है, क्या तात्पर्य है? क्षणिक संवेग क्या हो सकते हैं? थोड़ी देर आप देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए वह खुशी होता है और थोड़ी देर में ही रोने लगता है। ये उसकी संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता है उसके अंदर। वह इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि शिशु जो होता है संवेगी होता है। किसमें होता है? शैशवावस्था में। क्षणिक में वह रोने लगता है और क्षणिक में वह हंसने लगता है। आप कल्पना कीजिए कि शैशवावस्था का बालक कैसे होता है, यानी कि एक तरह से थोड़ी ही देर में सुख हंसने लगता है, सुखदायक अपने आप को महसूस करने लगता है, और थोड़ी ही दूर में, थोड़ी ही समय में क्या करता है, दुखदायक अपने आप को महसूस करने लगता है। उसके बाद बात आती है कि शैशवावस्था जो होती है, सभी बालकों में क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि शैशवावस्था में व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर क्या होती है, वह विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। इसको आपको याद रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप क्वेश्चन थोड़ा से भी इधर उधर आप पढ़ते हैं, आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, अगर आप चीज़ों को इंटरलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका क्वेश्चन 100% सीटेट में गलत होना है, यूपी टेट में तो 100% सही होना है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट पूछा जाता है। यहाँ पर फैक्ट नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। चीज़ों को बहुत जल्दी एलोबरेट करके, बहुत ज़्यादा एलोबरेट करके आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ताकि आपको थोड़ा से उसमें समय भी लगे, टाइम टेकिंग भी लगे, और जो व्यक्ति सिर्फ याद करने के भरोसे बैठा हुआ है उसको सिलेक्शन को एक तरह से हटाना रहता है। जो व्यक्ति समझदार रहता है और समझ कर सारे काम करते हैं, उसे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग रिवीजन भले ही कितनी बार आप पढ़ लीजिए, लेकिन जितनी बार हो सके रिवीजन करते चलिए। दिन भर में 5 बार रिवीजन करने को समय मिल रहा है तो करिए, हफ्ते में 5 बार रिवीजन करिए। ठीक है, इससे अच्छी क्लासेस आपको, ये समझ लिए, इस पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलेगा। आप इतना, इस बात की मैं दावा करता हूँ आपसे। ठीक है, इस तरह आपको क्लासेज, आपको पीडीएफ, सारा कुछ कोई भी नहीं प्रोवाइड करा सकता है बहुत दिनों तक। आप जानते हैं इस बात के। ठीक है, दूसरी चीज़ें, आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जाती है। यहाँ पर हर बालक जो होता है एक जैसे नहीं होता है। कहा जा रहा है यहाँ पर, जन्म के बाद सभी शिशु समान नहीं होते हैं। सभी शिशु जो होते हैं वह समान नहीं होते हैं। उन सभी शिशुओं में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। जैसे कि शारीरिक बनावट आप देख सकते हैं,
शारीरिक बनावट के आधार पर देखा जाए तब भी शिशु अलग दिखाई दे सकता है, ठीक है। रंग रूप में भी देखा जाए तब भी उसके अंदर अलग दिखाई दे सकता है, और उसके बाद व्यवहार एक दूसरे से भी भिन्न होता है। अगर व्यवहारिता के रूप में भी देखा जाए तब भी उसके अंदर भिन्नता पाई जा सकती है, और शिशु शांत रहते हैं। अब यहाँ पर एक भिन्नता और भी दिखाई दे जा बताया सॉरी एक विभिन्नता और भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ शिशु ऐसे होते हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं, शांत हमेशा लेटे रहते हैं, और कुछ शिशु यहीं पर ऐसे होते हैं जो अधिक रोते हैं, इसलिए इस प्रकार कुछ अधिक क्रियाशील होती रहती है, इसलिए इसे व्यक्तिगत विभिन्नता का भी काल कहा जा सकता है। तो आपको शायद समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया। आपको व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो रिवीजन में आइए देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको शैशवावस्था के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें क्या बताया कि जो विकास होता है, विकास की महत्वपूर्ण अवस्था यहाँ मानी जाती है। विकास क्रम की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है? शैशवावस्था। आपको ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, फिर आपको हॉर्लॉक जी के बारे में याद रखना है कि हॉर्लॉक जी ने क्या बताया था। जन्म से 2 सप्ताह तक के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। आप कल्पना कर लीजिएगा, मैंने पहले ही वीडियो में मैंने आपको हर एक बच्चे के बारे में मैंने आपको उसकी एक्टिविटी दिखा दिया है, वो भी चित्र के साथ, ठीक है। फिर कुप्पू स्वामी जी हैं, कुप्पू स्वामी जी ने क्या बताया था कि जन्म से लेकर 3 वर्ष तक मैंने आपको बताया था। फिर विशेषताओं की बात करें, शैशवावस्था की विशेषताएं के बारे में मैंने अपरिपक्वता के बारे में बताया था कि इसमें ना तो शिशु परिपक्व होता है, शारीरिक रूप से दक्ष होता है, ना ही वह मानसिक रूप से होता है, और उसके अंदर इतना भी योग्य नहीं होता है कि वह स्वयं का कार्य भी कर सके, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर परस्थिरता उसके अंदर रहती है, डिपेंडेंसी रहती है, वो निर्भरता दिखाई पड़ती है शैशवावस्था में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शिशु जो है अपने कार्य या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए असमर्थ रहता है। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है दूसरों पर? वह हमेशा माँ पर निर्भर दिखाई देता है। दूसरी चीज़ें हैं, मैंने आपको मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार के बारे में बताया था कि मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होते हैं। शिशु क्या करता है? भूख लगने पर रोता है, प्यार करने पर हंसता है, और उसकी प्रिय वस्तु छीनने पर। आपको एग्जाम्पल याद रखना चाहिए कि मैंने मोबाइल की चर्चा की थी। मोबाइल की चर्चा, यदि आप मोबाइल को याद रखेंगे और बच्चे से रिलेटेड करके, तो आपको मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से यदि क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर ले जाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें होती हैं संवेदनशीलता के बारे में। संवेदनशीलता, इमोशनलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में बालक कैसा होता है? बड़ा ही संवेगी होता है, जिसमें बालक क्षणिक में सुखी महसूस करता है, अपने आप को सुखदायक महसूस करता है, और क्षणिक में ही वह दुखदायक महसूस करता है। और व्यक्तिगत विभिन्नता के तौर पर भी मैंने बताया था कि बालक या प्रत्येक बालक या इस पृथ्वी पर जितने भी शिशु होंगे सभी के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी, जिसमें यदि हम देखें तो शारीरिक बनावट के रूप में भी हम देख सकते हैं, रंग रूप में भी हम देख सकते हैं, व्यवहार के रूप में भी देख सकते हैं। और यहाँ तक मैंने आपको ये भी बताया था कि बालक या तो शांत रहते हैं, कुछ बालक ऐसे होते हैं जो शांत दिखाई देते हैं, या कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अधिक रोते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही क्लास। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर एक बार अपनी राय प्रकट किया करें, ठीक है। ये आप लोग करते नहीं, इतनी कंजूसी आप मत किया करो। जैसे कि आपसे बहुत कुछ मांगा जाता है, ठीक है, इसमें आप कंजूसी करते हो, जो कि ये रॉन्ग है, यानी कि गलत है। इसलिए मैं आपसे एक चीज़ें और भी बताना चाहूँ कि एक चीज़ और भी मैं आपसे यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँ कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोगों की एक तरह से लोग अप्रिसिएट करना बंद कर दिए हैं। अच्छे लोग और ईमानदार लोगों की एक तरह से लोग अप्रिसिएट करना बंद कर दिए हैं, इसलिए बुराइयाँ एक तरह से बढ़ती जा रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं।